नमस्कार। अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से आनंद प्रकाश अग्रवाल की जो लास्ट किडनैपिंग हुई है, उसके बाद फिर कैसे इरफान गोगा, उसके बाद राम सिंह ठाकुर, इन सब की कहानियाँ बताईं जो उस समय एसटीएफ को समय समय पर सौंपी गई और हम लोगों ने उसकी अरेस्ट करके और उसकी आगे की विवेचना कर उस समय के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उस समय जो संगठित अपराध था, ये बात 98 और 99 की है, उसका जो वाइडर पर्सपेक्टिव था कि कहाँ के तार कहाँ जुड़े हुए थे। हम लोग वहीं लोकल उत्तर प्रदेश में अपराधियों को तलाश रहे थे, लेकिन अपराधी दिल्ली के, बम्बई के, दुबई से बैठे बैठे जेल में, वहाँ से ये बड़ी बड़ी किडनैपिंग्स कर रहे थे। इसी बीच में एक बड़ी घटना फिर हो गई लखनऊ में। 1 सितंबर 1999 को बंधन गेस्ट हाउस, जिन लोगों को आइडिया हो गाज़ीपुर थाने से थोड़ा पहले की तरफ, जब आप कुकरेल बंधे की तरफ से जाएंगे तो बाएं हाथ को एक बंधन गेस्ट हाउस है। 99 में वो बिल्कुल नया नया था, हमारे ख्याल से 2-3 साल पहले ही वहाँ ये गेस्ट हाउस खुला हुआ था और मेन रोड पे था, नया खुला हुआ था और वहाँ शादी ब्याह के कार्यक्रम हुआ करते थे। ऐसे ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में दिल्ली के बड़े उद्योगपति, जिनका पेंट का बिजनेस था, श्री संजय अग्रवाल, वो इस वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे, इस बात से अनजान कि उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। वो रात में कार्यक्रम अटेंड करके बाहर निकले। वो किसी दूसरे होटल में रुके हुए थे, संभवतः ताज में रुके हुए थे। वहाँ के लिए जैसे ही वो बाहर निकले हैं, टैक्सी की तलाश शायद कर रहे थे, तभी उनको कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया। उस दिन लोगों ने रात भर इंतज़ार किया। सवेरे उनको दिल्ली पहुंचना था। दिल्ली में उनके परिजन परेशान हुए। रात तक की बात जिनके वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे उन्होंने बताया कि साहब रात में तो ये यहीं थे और पूरा प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद निकले हैं, उसके बाद से पता नहीं लगा। गाज़ीपुर थाने में मुकदमा लिखा गया। उनके परिजन यहाँ आ गए। दिल्ली से भी पुलिस के कई लोगों ने फ़ोन भी किया। होटल के जिस कमरे में रुके हुए तो वहाँ जाके देखा गया। उनका कपड़ा, सामान, जूते, जो भी वो लेके आए थे, शादी अटेंड करते समय आए होंगे, कपड़े चेंज किए होंगे, वो सब वहाँ मिला। उससे ये लगा कि वो होटल तक लौटे नहीं। बंधन गेस्ट हाउस और होटल के बीच में उनसे कहीं ये दुर्घटना हुई है। 2 दिन तक उनके परिजन साथ में रहे पुलिस के। जहाँ जहाँ उनको शंका थी और जहाँ हम लोगों को शंका थी, मैंने बार बार बताया कि सीसीटीवी फुटेज का उस समय चलन नहीं था। ये 2005 बल्कि 2010 के बाद बड़ी संख्या में बाज़ार में, लोगों के अपनी दुकानों में और धीरे धीरे अपने घरों में, बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट में लोग सीसीटीवी लगवाने लगे। और सरकारी सीसीटीवी भी मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर ये 2014-15 के बाद काफ़ी लग गए और अब बिल्कुल अच्छी तरह से गांव के छोटे मोटे कस्बों में और गांव के घरों में भी लोगों ने सीसीटीवी अपने सुरक्षा की दृष्टि से लगवा लिए हैं। कोई बात बहुत क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन 2-3 दिन में ही उनके परिजन अचानक कोई काम बता के, कोई अर्जेंसी बता के दिल्ली चले गए। उनसे बातचीत होती रही, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि वो बात कुछ छिपा रहे हैं और तब ये अंदाज़ा लगा कि शायद ये किडनैपिंग हो गई और ये रैंसम की डील हो रही है। कोई 10-12-15 दिन बाद संजय अग्रवाल रैंसम दे के वापस आ गए।
दिल्ली के रहने वाले थे, यहाँ से पुलिस जाती थी, वो लोकल पुलिस को भी बुला लेते थे, लेकिन पुलिस से कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं थी। हम लोग इसी में परेशान थे, डूब रहे थे, उतरा रहे थे कि कहाँ ये किसने घटना की होगी। कलकत्ता वाली घटना 98 की थी, उससे जो डिटेल इरफान गोगा और मुंबई के तमाम लोगों की मिली थी, उससे भी कोई बहुत सहायता नहीं मिल रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ होगा। अगस्त से हम लोगों ने कुछ नंबर्स इसके मिले, दिल्ली पुलिस से हम लोगों ने बात की, उन्होंने कुछ नंबर्स हमको शेयर किए, तो ये कुछ लगने लगा कि ये रैंसम की डील फिर दुबई से ही हुई है। और दुबई में अब की बार ये रैंसम डील किसने की, ये बहुत साफ पता नहीं लगा था, लेकिन अगस्त आते आते ये जानकारी हो गई कि जो कार्टेल वहाँ पर इरफान गोगा का था, उसे कोई फजलुर रहमान नाम का बदमाश चला रहा है, बड़ा माफिया है, और ये भी बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर ही ये हवाला का कार्टेल दुबई से चलाता है। हम लोग और उसके कांटेक्ट उत्तर प्रदेश में ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा मिल जाए जो हम वहाँ तक पहुँच सकें। बिना लोकल आदमी के सहयोग के ये किडनैपिंग नहीं हो सकती। बबलू श्रीवास्तव की टिपिकल मोडस ऑपरेंडी थी ये, कुछ अंदाज तो लग रहा था, लेकिन फिर एक दूसरी घटना हो गई। 1 सितंबर 99 को कानपुर के व्यवसायी पवन गुप्ता उर्फ बॉबी की किडनैपिंग हो गई। फिर सारी टीम, हम लोगों की पूरी टीम एसटीएफ की, फिर कानपुर पहुंची। कानपुर में भी फिर रैंसम की डील होने लगी। धीरे धीरे हम लोगों को भी जानकारी थोड़ी थोड़ी होने लगी कि किससे डील हो रही है, और वो नंबर्स जो कुछ संजय अग्रवाल की किडनैपिंग में मिले थे, वो नंबर रिपीट होने लगे। तो ये बात तय हो गई कि ये दुबई से ही ये रैंसम की डील हो रही है, और ये पुराना ही कार्टेल है जो इरफान गोगा और बबलू श्रीवास्तव इस्तेमाल करते थे, इसमें भी रैंसम की डील हो गई। स्थानीय आदमी कौन हो सकता है, किसके दम पे ये किडनैपिंग की गई, किसने इसकी रैकी की, किसने गाड़ी उपलब्ध कराई, इसी प्रयास में हम लोग उसी नंबरों के मकड़ जाल में उलझे रहे। इस नंबर से उसका निकालना, उस नंबर से इसका निकालना। और फिर हम लोगों को 7 अक्टूबर को पवन गुप्ता की किडनैपिंग के महीने भर बाद 7 अक्टूबर को इसका ब्रेक थ्रू मिल गया। शाहजहांपुर में एसपी कॉलेज तिराहे के पास प्रदीप गुप्ता नाम के एक बदमाश को, जिसको हम लोग मोबाइल सर्विलांस के सहारे ट्रैक कर रहे थे, वो हमें मिल गया और अरेस्ट हो गया। फिर उसने दोनों किडनैपिंग्स की कहानी बताई, कैसे बंधन गेस्ट हाउस से उसने संजय अग्रवाल की किडनैपिंग की थी, और कैसे कानपुर के व्यवसायी बॉबी की, पवन गुप्ता की किडनैपिंग की थी। इन दोनों केसेस में संजय अग्रवाल को वहाँ से लेके सीधे बंधन गेस्ट हाउस से शाहजहांपुर आए, अलग अलग मकान पे रखा। वहीं फिर फजलू से डील कराई गई, 60 लाख रुपए देके संजय अग्रवाल छूटे, और इसी तरह कानपुर से बॉबी को, पवन गुप्ता को लेके आए, और पवन गुप्ता से 40 लाख रुपए की फिरौती वसूल करके उन्हें छोड़ा गया। प्रदीप गुप्ता के साथ और जो लोग थे, उनके लिए दबिश शुरू हुई, रेड शुरू हुई, कौन कौन थे। कानपुर से उनका मित्र जो है, जिसने जो ये किडनैपिंग में था, अश्वनी, वो गिरफ्तार किया गया, अश्वनी गुप्ता, और फिर पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब ये नया माफिया था फजलुर रहमान उर्फ फजलू उर्फ डॉक्टर उर्फ चैंग चौंग, लेकिन कॉमन नाम इसको फजलू से बुलाया जाता था। ये दरभंगा बिहार का रहने वाला था। स्कूल का ड्रॉप आउट था, एक मिल्लत कॉलेज है वहाँ दरभंगा, वहाँ हाई स्कूल पास करके वहाँ से ये निकल लिया, और इसने पहला अपराध 1988 में किया।
एक लड़की की किडनैपिंग की, किडनैपिंग के साथ किडनैपिंग के बाद उसका रेप किया और रेप करने के बाद उसे मार दिया। इसी अपराध में वो जेल गया और 92 तक वो जेल में रहा। जेल में 4 सालों में इसकी कई अपराधियों से मुलाकात हुई जो छूटने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, बिहार में रहोगे मारे जाओगे, मेरे साथ दिल्ली चलो, दिल्ली में ज़्यादा स्कोप है। उसको दिल्ली ले गए। दिल्ली में उससे एक हत्या कराई। हत्या में वो पकड़ा गया। 93 में फिर जेल में, तिहाड़ जेल में बंद हो गया। तिहाड़ जेल में एक और बड़े अपराधी जमील से उसकी मुलाकात हुई। जमील बड़ा अपराधी था, हत्या के आरोप में बंद था। उस समय जमील का बहुत नाम चलता था, बिहार से उसका ताल्लुक़ था। जमील जेल ही में था तब तक जमील ने लग लगा के फजलू की रिहाई करवा दी। फजलू वहाँ से छूट के आया और वहाँ दरभंगा पहुँच गया। दरभंगा में उसने जमील खान के लिए उगाही शुरू की और सबसे पहले वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर की किडनैपिंग की। उसका पैसा जमील ने ही दिल्ली से वसूल कराया। उसके बाद एक कमलजीत सिंह नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ और उसमें भी काफ़ी लंबी रकम वसूली गई। 95 में ये फिर एक मर्डर में तिहाड़ पहुंच गया और इस बार तिहाड़ में इसकी मुलाकात बबलू श्रीवास्तव के लोगों से हुई। मैं ध्यान दिला दूं, 95 में ही बबलू सिंगापुर एयरपोर्ट पर बबलू श्रीवास्तव पकड़ा गया था और वहां से प्रत्यार्पित होकर भारत लाया गया था। इस बीच में जब बड़ी बड़ी किडनैपिंग्स हुई थी तो बबलू के तमाम गैंग मेंबर्स बंद किए गए थे जो तिहाड़ में ही थे। तिहाड़ में इन लोगों की बातचीत हुई। जब ये तिहाड़ में ही था, 98 में जब किडनैपिंग शुरू हुई, 1 जनवरी को मैंने बताया था गौतम अडानी से इन लोगों ने शुरू किया। बबलू श्रीवास्तव, फजलुर रहमान, इरफान गोगा और बाकी लोकल लड़के, अर्चना शर्मा, ये किडनैपिंग में शामिल थे। जो रैंसम का पैसा आया उसमें जमील और बबलू श्रीवास्तव में झगड़ा हो गया। बबलू का ये कहना था कि 15 करोड़ की रैंसम मिली है, इसमें जो पैसा मैंने ट्रांसफ़र कराया है वो 15 करोड़ का है, और जमील का कहना था कि सिर्फ 1.5 करोड़ का है। इस बात को लेके बहुत लंबा विवाद इन दोनों के बीच हुआ और बबलू श्रीवास्तव बहुत नाराज़ हो गया जमील से। बबलू ने फजलू से संपर्क किया। उसने कहा, कहाँ इस आदमी के चक्कर में पड़ो, और धीरे धीरे फजलू बबलू के बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में आ गया और वहाँ से ये नेपाल चला गया। बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि तुम जमील को मार दो, नहीं तो ये बहुत आगे निकल रहा है। बिहार में बड़े लोगों की उस समय किडनैपिंग का वो बड़ा ज़बरदस्त दौर था। 99, 2000, 2001 बिहार में बड़ी किडनैपिंग्स होने लगी थी। बहुत जो वहाँ के इलाके के बड़े व्यवसायी थे, बड़े लोग थे, उनकी किडनैपिंग होने लगी और जमील ये डील कराया करता था। फजलू ने नेपाल में जमील और उसके भाई और चांद खान नाम के एक आदमी, तीनों की हत्या कर दी। बबलू श्रीवास्तव का रास्ता साफ हो गया और वहाँ फिर ये 96-97 में जमील खान की पत्नी को लेके दुबई भाग गया। फेक नेपाली पासपोर्ट तैयार करा के उसकी पत्नी को साथ लेके जमील खान की ये सीधे दुबई पहुंचा। दुबई में इरफान गोगा के कार्टेल में ये भी शामिल हो गया और फिर इनका सबका मिला के धंधा चल निकला।
उसके बाद ये 2003 तक, 2003-04 तक ये दुबई, नेपाल और मलेशिया, बीच में 2-2.5 साल ये मलेशिया भी रहा। बीच में जब उसे ऐसा लगा कि इनका आपस का झगड़ा हो गया है, दाऊद चला गया है पाकिस्तान, उसने अपना बेस शिफ्ट कर लिया है। अबू सलेम अपना बेस शिफ्ट करके साउथ अफ्रीका चला गया है। बबलू के लोग वहाँ उन्होंने अपना कार्टेल वहाँ जमा लिया है और बबलू भी स्वयं भी वहाँ जाने लगा है। तो ये 2 साल तक करीब मलेशिया से ऑपरेट करता रहा और इस बीच में करीब 30 मुकदमे हो गए एक्सटॉर्शन के, किडनैपिंग फॉर रैंसम के, हवाला के, जो मुंबई, महाराष्ट्र के और हिस्से दिल्ली और ज़्यादातर मुकदमे गुजरात के थे। और ये लगभग उस समय 25 से 30 मुकदमों में वांटेड हो गया। देश भर की पुलिस ने इसका पीछा शुरू किया। मैंने बताया कि 98-99 के बाद पुलिस ने इस माफिया गिरोह पर शिकंजा कसना शुरू किया। कुछ अपनी मौत मारे गए, कुछ पकड़े गए और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बहुत एक्टिव हो गई कि इस कार्टेल को तोड़ना है, अच्छी तरह से तोड़ना है। और इसी प्रोसेस में 2006 में मुंबई दुबई से भाग के नेपाल आया और 2006 में 7 अगस्त 2006 संभवतः डेट थी, जब ये सोनौली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको वहाँ पकड़ा और बाई रोड वो दिल्ली ले आए। दिल्ली में ही इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया और इसके अलग अलग मुकदमों का ट्रायल शुरू हुआ। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका मुकदमा जो चल रहा था वो प्रफुल्ल साड़ी के मालिक अग्रवाल थे कोई, उन्होंने दिल्ली में लिखवाया था कि शिल्पा शेट्टी ने 97 में प्रफुल्ल साड़ी के लिए बहुत ढेर सारे विज्ञापन किए थे। आप लोगों को ध्यान हो, पहले प्रफुल्ल साड़ी का विज्ञापन आता था और बहुत ज़्यादा विज्ञापन आता था टीवी पर और सब जगह। प्रफुल्ल साड़ी के मालिक अग्रवाल का कहना है कि हमारी जो मुँहज़बानी बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि 20 लाख रुपए में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट ये मुँहज़बानी था। हमने 22 लाख रुपए इनको पेमेंट कर दिया, लेकिन ये 2 करोड़ मांग रहे थे। अपने बाकी पैसे की वसूली के लिए शिल्पा शेट्टी के पिताजी और माताजी, इन लोगों ने फजलुर रहमान से संपर्क किया और फजलुर रहमान बराबर ये पैसा देने के लिए अग्रवाल को धमकाता रहा। इस संबंध में करीब 120 मिनट का टेप अग्रवाल ने पुलिस को सबमिट किया था और अपने उस मुकदमे में उसने शिल्पा शेट्टी के पिता सुरेंद्र और उनकी माताजी सुनंदा, इनके अलावा एक होटेलियर थे पद्मनाभन कोटियान और उनका ड्राइवर था दिलीप पालसेकर, इनको मुलजिम बनाया। गौतम अडनी सहित तमाम और दूसरे मैंने बताया 30 अलग अलग मुकदमों में ये फजलू वांटेड था और उसका ट्रायल शुरू हुआ। कुछ मुकदमे इसके और थे, जैसे बाघ बकरी चाय के मालिक को एक्सटॉर्शन के लिए धमकाना और अपने गुंडों से उस पर हमला करवाना। वो घायल हो गए थे, उन्होंने भी मुकदमा कायम कराया और उसमें भी इसका ट्रायल हुआ। मैंने बताया कि ये कार्टेल जो फजलू का था, फजलू इस समय भी जेल में है। अलग अलग मुकदमों के सिलसिले में वो गुजरात की जेल, मुंबई की जेल, सूरत की जेल, तिहाड़ यहाँ लाया जाता है और इसके सारे मुकदमे अभी चल रहे हैं।
उस समय का जो इक्वेशन था अंडरवर्ल्ड का, कि दाऊद और उनके विरोधी ग्रुप छोटा राजन, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी कि कौन मुंबई के जो पैसे के स्रोत हैं उन पर कौन कब्जा करता है। और इसी सिलसिले में ये एक दूसरे के आदमी तोड़ रहे थे और अपना अपना ग्रुप तैयार कर रहे थे। बबलू श्रीवास्तव अपने लोगों, चूँकि बबलू श्रीवास्तव और फजलुर रहमान, इरफान गोगा, शरद शेट्टी, ये सब बड़े नाम थे जिनका एक्सपर्टाइज था एक्सटॉर्शन का, पैसे की वसूली का और किडनैपिंग फॉर रैंसम का। ये धीरे धीरे इनकी पकड़ बढ़ती जा रही थी और ये धीरे धीरे दाऊद के लोगों पर ये हावी हो रहे थे, दाऊद के लोग मारे जा रहे थे। तो ऐसे में कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस का दबाव भी बन रहा था, मुंबई पुलिस का दबाव, दिल्ली पुलिस का दबाव और बाकी जगह अहमदाबाद और गुजरात पुलिस का भारी दबाव था। तो दाऊद ने अपना बेस शिफ्ट कर लिया। दाऊद के साथ अबू सलीम था, उसने भी अपना बेस शिफ्ट कर लिया। तो ये छोटे छोटे लोग सब अपनी अपनी जगह, मैंने सबका जिक्र किया है कि मिर्ज़ा दिलशाद बेग नेपाल में अलग से राजा बन गया। सारे क्रिमिनल्स को, अंडरवर्ल्ड के सारे भागे हुए लोगों को वहाँ ऑर्गेनाइज़ करना और एक दूसरे के लोगों को वहाँ बुलवा के उनकी हत्या करा देना। इसी तरह दुबई में इरफान गोगा और फजलुर रहमान ये हावी हो गए। फजलुर रहमान ने बाद में देखा कि यहाँ सब मारे जा रहे हैं तो वो भाग के मलेशिया चला गया। लेकिन इस तरह से ये कार्टेल, इस बीच में जो बड़ा झटका जब ये देखा तो शायद ये कहा जाता है कि दुबई में बैठे वो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही 95 में टिप ऑफ किया था और बबलू गिरफ्तार होके जेल आ गया। 98 में जो जेल से उसने किडनैपिंग कलकत्ता में कराई थी उसकी सीबीआई इंक्वायरी होने लगी। सीबीआई इंक्वायरी से जेल वाले भी बहुत दबाव में रहे और बातचीत का जरिया बबलू का बंद हो गया। करीब 1.5-2 साल तक बबलू बाहर किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाया और उसी समय ये सारे गैंग मेंबर्स, इन पे एक एक करके या तो इन्हें मार दिया राइवल गैंग ने या ये अपनी जगह छोड़ के वहाँ से भाग गए। और फिर से दाऊद के लोगों का शिकंजा मजबूत होने लगा इस पे, मुंबई पे और दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पे जो उनका कंट्रोल था वो धीरे धीरे उनकी पकड़ फिर से मजबूत होने लगी। उत्तर प्रदेश के सिलसिले में हम लोग इस तरह के क्राइम में जैसे कलकत्ता में हम लोग पहुँचे तो इस बबलू श्रीवास्तव के पूरे गिरोह और उसकी वर्किंग का पता लगा। संजय अग्रवाल और बॉबी की किडनैपिंग लखनऊ और कानपुर से हुई तो फजलुर रहमान के पूरे गैंग का पता लगा। राम सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी हुई तो आईएसआई के पूरे नेटवर्क का पता लगा। धीरे धीरे हम लोग जानकारियों से मजबूत हो रहे थे और हमारे पास जो अंडरवर्ल्ड की और जो उनके लोकल कॉन्टैक्ट हैं, जो लोकल क्राइम था, उसके बारे में अच्छी जानकारियाँ मिलने लगीं। एक के बाद एक जो अपराधी हाथ लग रहे थे उनको हम जेल भेज रहे थे, लंबे समय तक वो जेल भी रहे। तो फिरौती के लिए अपहरण के अपराध में थोड़ी कमी आई। लेकिन इसी बीच में जो ये कार्टेल था, इससे किडनैपिंग तो बंद हुई लेकिन हौसला बढ़ा लोकल लोगों का और स्थानीय अपराधी, छोटे छोटे अपराधियों ने भी किडनैपिंग फॉर रैंसम शुरू की और इस तरह की कई घटनाएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई। आज बस इतना ही। कल हम आपको छोटे छोटे ऐसे अपराधियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने किडनैपिंग रैंसम के लिए, वसूली के लिए किडनैपिंग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में की थी। या तो वो मारे गए या फिर उनकी अरेस्ट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।